Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the chapter 4 pollution and their effects on environment. These are the contents and these are the learning outcomes of this chapter. You all are familiar with the experience कि जब भी धुएं में सांस लेना पड़े तो बहुत ही मुश्किल और बुरा लगता है, सांस ही नहीं सही आ रहा होता. The release of any substance into the environment that adversely affects the lives and health of living things is called pollution. कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट में ऐसी हो जो कि लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, बैक्टीरिया हों, लिविंग थिंग्स कोई भी हों, ह्यूमंस हों, उनके लिए अगर हार्मफुल हो तो दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन. और जो सब्सटेंसेस पोल्यूशन कॉज करते हैं उनको कहते हैं पोल्यूटेंट्स. एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बर्निंग का है. बर्निंग किसी भी तरह हो, चाहे फॉसिल फ्यूल्स की हो. फॉसिल फ्यूल्स किनको कहते हैं? कोल को, ऑयल को, पेट्रोल को. और एक और फ्यूल जो है वो है वुड. या नेचुरल प्रोसेसेस हैं जैसे फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक करप्शन. इसके अलावा बायोलॉजिकल डिके, जब भी कोई लिविंग थिंग डेड हो जाए तो फिर उसके अंदर जो डिके डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है दैट इज गोइंग टू रिलीज सर्टेन गैसेस इनटू द एनवायरनमेंट व्हिच आर हार्मफुल. वैसे तो बहुत सारी गैसेस होती हैं. देयर आर 4 मेन गैसेस: सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड CFCs. दीज आर डिस्कस्ड हियर. सल्फर डाइऑक्साइड का मेन सोर्स जो है वो है फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस. खासतौर पे ऐसा कोल जिसमें कि सल्फर कंटेंट ज़्यादा हो. जब उसको बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. ये वॉल्केनो से भी रिलीज होता है, बायोलॉजिकल डिके से भी और फॉरेस्ट फायर से भी. ये कलरलेस गैस है लेकिन इसकी बहुत इरिटेटिंग स्मेल होती है. जब भी हमें इनहेल करनी पड़े सल्फर डाइऑक्साइड तो खांसी होती है, चेस्ट पेन होती है और उसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस सही तरह नहीं आता. ये पॉइजनस गैस है. 0.5% भी अगर ये एनवायरनमेंट में हो, एयर में हो, तो ये किल कर सकती है. इसकी वजह से लंग्स टिश्यू डैमेज होते हैं और ब्रोंकाइटिस और लंग डिजीज होती है. These chimneys are showing the release of sulfur dioxide into the air और इनको ब्रीद इन करने से हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो. The next gas is carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड भी मोटर व्हीकल्स यानी बसों, गाड़ियों, ट्रकों के धुएं में होता है. बेसिकली इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल की वजह से बनता है. अगर ऑक्सीजन इनफ हो तो ये फ्यूल जितना भी है, पेट्रोल, डीजल वगैरह, वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा. लेकिन अगर ऑक्सीजन कम हो तो फिर इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. इंडस्ट्रीज ऑफ की जो चिमनीज हैं उनसे भी ये गैस रिलीज होती है. ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, ओडरलेस गैस है. साइलेंट किलर गैस भी इसे कहते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और उसे ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करने देता और ये इतना हार्मफुल है कि 0.1% भी अगर एयर में हो तो किल हो जाए. सल्फर डाइऑक्साइड 0.5% पे किल कर देता है ह्यूमन बींग्स को और कार्बन मोनोऑक्साइड 0.1% पे किल कर देता है ह्यूमन बींग्स को. दिस डायग्राम हियर इज शोइंग द साइंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. कि जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड में हम सांस लेना शुरू करें पहले सर में दर्द होता है, फिर नोजिया यानी मतली की कैफियत, उल्टी से पहले यूँ लगता है जैसे उल्टी आ रही, डिजीनेस, चक्कर आते हैं, ब्रेथलेसनेस यानी सांस सही नहीं आता. फिर वो जो भी पर्सन है वो गिर जाएगा और साथ ही बेहोश हो जाएगा और अगर फौरन कोई हेल्प ना मिले तो डेथ भी हो जाएगी. सो इट्स वेरी. नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. चाहे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, दोनों गैसेस बहुत खतरनाक हैं. मोस्टली ये मोटर व्हीकल्स यानी गाड़ियों के धुएं से निकलती हैं. जब थंडरस्टॉर्म हो या लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो तब भी ये नेचुरली बनती हैं. एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से भी इनका एयर में लेवल हाई हो जाता है. और वॉल्केनोज, ओशंस, बायोलॉजिकल डिके, लाइटनिंग स्ट्राइक से भी ये नेचुरली बनती रहती हैं. NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डार्क ब्राउन कलर की गैस है जिसकी पंजेंट यानी बहुत चुभने वाली एक्रिड बाइटिंग स्मेल होती है, ओडर होती है. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कलरलेस गैस होती है लेकिन इसकी शार्प स्वीट ओडर होती है. अगर ये हाई कंसंट्रेशन में हो तो इसका कलर भी ब्राउन हो जाता है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाती है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रस एसिड बनाती है. अब जब भी ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस वाटर में के साथ या वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं दे मेक नाइट्रिक एसिड यानी वो जो एयर में मॉइस्चर है वो एसिड बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग खतरनाक एसिड, नाइट्रिक एसिड. अब वो सांस के साथ जिसम में जहाँ जहाँ भी जाएगा डैमेज करेगा. चाहे नेजल कैविटी को करे, चाहे थ्रोट को करे, गला खराब करे, चाहे लंग्स में जाके ब्रोंकाई को डैमेज करे, ब्रोंक्यूल्स को डैमेज करे. ठीक है जी. सो इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है. और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ये वोलेटाइल है, हाईली रिएक्टिव है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट कैन मेक ओजोन.
ओजोन एक अच्छी गैस है इफ इट इज प्रेजेंट एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर ग्राउंड लेवल पे होगी तो ये बहुत खतरनाक गैस है और लंग टिश्यूज को डैमेज करती है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ये फॉग के साथ कंबाइन होकर स्मॉग बनाते हैं। स्मॉग की वजह से अस्थमा, कफ, वीजिंग, वीजिंग जो है वो सांस लेते हुए सीटी की सी आवाज अस्थमा की कंडीशन में होती है। दिस डायग्राम इज शोइंग स्मॉग इन अ बिग सिटी। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में भी लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला वगैरह के राउंड सर्दियों में इसी तरह थिक स्मॉग बन जाती है। इस्लामाबाद में फॉग होती है। फॉग क्या होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे धूप निकलती है वो नीचे बैठ जाती है। स्मॉग फॉग प्लस स्मोक होती है जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह मौजूद हों और ये गैसेस देर तक एयर में सस्पेंडेड रहती हैं और जब भी लोग इसमें सांस लेते हैं तो वो सादी फॉग में सांस नहीं ले रहे होते, वो एसिड वेपर्स में एक्चुअली सांस लेते हैं जिसकी वजह से उनकी आइज भी डैमेज होती है, उनकी स्किन भी डैमेज होती है और उनकी लंग इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेसिकली ये एरोसोल प्रोपेलेंट। एरोसोल कहते हैं कोई भी चीज़ जब हम स्प्रे करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो दूर तक फैले, चाहे वो हेयर स्प्रे हो, चाहे वो बॉडी स्प्रे हो, चाहे वो एयर फ्रेशनर हो, चाहे वो मस्कीटो रिपेलेंट हो या किलर हो वगैरह। कोई भी हम जो स्प्रे यूज़ करते हैं, स्प्रे पेंट हो, उसमें हम चाहते हैं कि वो दूर तक फैले। इस तरह कूलिंग एजेंट गैसेस जो हैं रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रीजर में, एयर कंडीशनर में यूज होती हैं। और फोम पैकेजिंग यानी जो पैकिंग मटेरियल होता है, स्टायरोफोम जिसको कहते हैं या थर्मोपोर भी कहते हैं, ये सारी एक ही चीज़ के नाम है, फोम पैकेजिंग। इन सारी चीज़ों के बनने में और इस्तेमाल में CFCs यूज़ होती हैं और CFCs इन सारे प्रोसेसेस में एयर में जाती हैं। अच्छा, CFCs में क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है और कार्बन होता है। बेसिकली ये नॉन टॉक्सिक नॉन रिएक्टिव केमिकल है और जब ये एयर में जाता है तो एयर में किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता। एज इट इज़ वेरी मच लाइटर देन एयर, तो ये अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है ये गैस और वहां जाके ये ओजोन के साथ रिएक्ट करती है और ओजोन गैस जो अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी और अहम है, उसको ये CFCs बुरी तरह डैमेज करते हैं और नुकसान। This diagram here is showing the sources of CFCs, aerosol sprays, refrigeration, air conditioning, इसी तरह insulation material जो कि packing material है. All of these are sources of chloroform. Next is the harmful effects of air pollutants. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एयर पोल्यूटेंट से, कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म तो ये कि अगर आइज में इरिटेशन होगी, नोज में, थ्रोट में, यानी नाक, कान, गले में, सॉरी आँख, नाक और गले में इरिटेशन होगी, जलन होगी, तकलीफ होगी, साथ ही हेडेक होगा, सर में दर्द, नौजिया यानी मतली की कैफियत होगी, वॉमिटिंग से पहले वाली जो सिचुएशन होती है, और इसके साथ अस्थमा भी हो सकता है। अस्थमा में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है क्योंकि जो एयर पैसेज है वो नैरो हो जाता है, ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एयर पोल्यूशन के क्या हैं? ब्रोंकाइटिस यानी कि लंग के अंदर के जो पाइप्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वो स्वेल कर जाएंगे, अस्थमा लंबे अरसे तक चलेगा, लंग कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती हैं। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारियां जैसे स्ट्रोक यानी कि फालिज हो जाना, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, इसके अलावा हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां जो हैं ये हो सकती हैं ड्यू टू एयर पोल्यूटेंट्स. Air pollutants are also associated with birth and developmental defects, low birth rate, low birth weight, growth retardation, and death of newborn are some of the effects of air pollution. So, air pollution is very much harmful, and we should try our best to avoid it or reduce it. This project here is about this thing कि हम क्या करें जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। सबसे पहला तो ये कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कम से कम गाड़ियों में मूव करें, या तो पैदल चलें या साइकिल पे आए जाएं या बस या ट्रेन, मेट्रो वगैरह यूज़ करें। ठीक है जी। एनर्जी को कम से कम तरीके से इस्तेमाल करें, ऐसे इस्तेमाल करें कि फॉसिल फ्यूल्स और बिजली कम से कम इस्तेमाल हो। ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं क्योंकि ट्रीज जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। अभी हमने जो गैसेस पढ़ी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पढ़ी। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ेंगे विच इज़ अफेक्टिंग द वर्ल्ड वेरी रैपिडली एंड इज़ वेरी हार्मफुल। अच्छा, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड हमें डैमेज नहीं करती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो हाई होता चला जा रहा है उसका जो मिला के इफेक्ट है वो बहुत हार्मफुल है। सो रिसाइकल करें चीज़ों को, रीयूज़ करें चीज़ों को,
और जहाँ भी हो सके चिमनीज में इंडस्ट्रीज के वहाँ पे फिल्टर्स या स्क्रबर्स लगाए जाएं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेस को रिमूव कर सकें। इसी तरह जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके धुआं निकलने वाले सिस्टम के आगे अगर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए जाएं तो उसकी मदद से भी धुएं में हार्मफुल चीज़ों को कम किया जा सकता है। ये कन्वर्टर्स जो हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं। नॉन फॉसल फ्यूल्स यूज़ किए जाएं और दूसरी एनर्जी यूज़ की जाए या न्यूक्लियर एनर्जी या विंड एनर्जी या सोलर पावर, these are better options for generating electricity and power instead of burning fossil fuels for getting electricity. That's all for today.